हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 41। इस लेक्चर का मेन टाइटल है नेगोशिएशन एंड लिसनिंग। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैंडआउट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे है 5 स्टेप अप्रोच टू निगोशिएशन, सेकंड पे है प्लान फॉर निगोशिएशन, थर्ड है गैदरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन, फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय निगोशिएशन, उसके बाद है निगोशिएशन मेथड, स्किल्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड निगोशिएशन, व्हाट इज लिसनिंग, उसके बाद है पर्पस ऑफ लिसनिंग, ए वैरायटी ऑफ लिसनिंग स्किल्स, फॉल्ट इन लिसनिंग, वेज टू इम्प्रूव योर लिसनिंग। हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। ये मेन टाइटल्स मैंने आपको बता दिए। पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक यहाँ पर आया, द यूज ऑफ पावर। अ पर्सन हु हैज़ पावर पर्टिकुलरली ओवर द एलोकेशन ऑफ यूज एंड रिसोर्सेज। एक बंदा, जो आप अगर किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो वहाँ पे जो सीनियर टॉप पोजीशंस पे लोग होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों को। मस्ट बी विलिंग एंड एबल टू यूज़ दैट पावर टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन। अब वो बंदा जो है, जो सीनियर टॉप पोजीशन पे है, वो कैपेबल होना चाहिए कि वो डिसीजन ले सके और एक्शन ले सके। अगर वो इस चीज़ के कैपेबल नहीं है या इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और एक स्मूथ वर्क प्लेस जो है वो नहीं चल पाता। यूज़ योर कम्युनिकेशन स्किल टू प्रेजेंट योर आइडियाज़ विदाउट प्रोड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, अगर आप पर्सन इन पावर हैं, या तो फिर आप को डील करना पड़ता है उस बंदे के साथ जो कि पावर में है, तो आपको क्या करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करना है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी और आपके आइडियाज़ जो हैं वो हेल्प करेंगे कि आप कॉन्फ्लिक्ट के बगैर ही अपना काम करवा लें। 5 स्टेप अप्रोच टू निगोशिएशन। निगोशिएशन के लिए 5 स्टेप अप्रोच जो होती है वो किस तरीके से यूज़ करती है, उसकी क्या डिटेल है, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। Negotiation is a process in which two or more people or parties with common or conflict interest decided on a specific issue or business transaction. निगोशिएशन क्यों करनी पड़ती है? जब एक कॉन्फ्लिक्ट या कोई एक मसला पैदा हो जाता है दो लोगों के दरमियान। अब वो इश्यूज जो हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन की सूरत में भी हो सकता है, यानी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या वहाँ पे आपको लोगों से लेन देन करना पड़ता है, तो वो पैसों के मामलात में भी हो सकता है या दूसरे डिपार्टमेंटल इंटरनल मामलात भी हो सकते हैं। उनके अंदर जो निगोशिएशन प्रोसेस आपको करना पड़ता है उसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज हो जाते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशन के लिए 5 स्टेप अप्रोच जो है वो निगोशिएशन की यूज़ होती है। अब ये जो है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, विन विन पोजीशन है, विन लूज पोजीशन है, लूज विन पोजीशन है और लूज लूज आउटकम है, ये हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 स्टेप अप्रोच जो है वो इन सब सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सूटेबल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब रिलेशनशिप की बात आती है, वर्क प्लेस, जैसे आपके घर में आपकी फैमिली रिलेशनशिप है, दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो सकते हैं, मदर फादर के रिलेशनशिप हो सकते हैं और भाई बहनों के रिलेशनशिप हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक तरफ है कि आप एक कार खरीद लें और दूसरी तरफ है कि भाई आप जो पार्टनर हैं उसके साथ क्राइसिस सॉल्व कर लें। तो ये दोनों सिचुएशन जो हैं वो सेम नहीं है। यानी कि आप कार के लिए निगोशिएशन कर सकते हैं कि आप किस तरीके से कार ले सकते हैं और क्या है, तो दूसरी तरफ आपका पार्टनर है उसके साथ आपने निगोशिएशन करनी है। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं और इनके लिए जो अप्रोच अपनाई जाएगी वो भी अलग अलग अपनाई जाएगी। प्लान फॉर निगोशिएशन। निगोशिएशन करने से पहले या निगोशिएशन के प्रोसेस में जाने से पहले केयरफुल और थॉटफुल प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप क्या करें कि क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर लें और वो रिजल्ट देख लें कि आप क्या रिजल्ट चाहते हैं निगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर। आपको जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जो भी उस मसले से रिलेटेड जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप गेट कर लें। उसके बाद एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर लें दूसरी पार्टी के साथ। ऐसा नहीं कि आप पहले ही पार्टी से लड़ चुके हैं तो फिर आप निगोशिएशन के प्रोसेस पे नहीं जा सकते। एक आपने एक अच्छा और गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना है दूसरी पार्टी के साथ। जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उस तमाम इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे और ऑर्गेनाइज तरीके से करना है और उसमें से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अपनी अप्रोच और सीक्वेंस जो इश्यूज़ का है वो आप उस पर वो कर लें, जैसे कि आप क्रोनरी ऑर्डर में उसको वो कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमने इसी बुक के अंदर, इसी कोर्स के अंदर हमने पढ़ा है कि आप इश्यूज़ अपने जो हैं वो सेट कर लें कि सबसे पहले आपने किस इशू पे बात करनी है, उसके बाद किस इशू पे बात करनी है, ये पूरा प्रोसेस सेट कर लें एंड देन आप उसके ऊपर बात करें। आप जो है लिंक कर सकते हैं कि कॉमन ग्राउंड कहाँ है। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिन पे आप दूसरी पार्टी के साथ आपका इत्तेफाक होगा। एक उन बातों को आप साइड पे कर लें क्योंकि उन पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पे आपका इत्तेफाक पहले से हो चुका है। दूसरा आपने क्या करना है कि आप एंटिसिपेट करके देखें। एंटिसिपेशन का प्रोसेस कैसा होता है कि जो प्रोसेस आप लेके जा रहे हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट आप दूसरी पार्टी के सामने रख लें, उसमें देख लें कि क्या पॉसिबल उनके जवाब आ सकते हैं या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो
दे सकते हैं या क्या प्रॉब्लम जो है वो राइज़ हो सकती है। तो उसके तहत आप अपने जवाब पहले से तैयार करके रख लें कि अगर ये सवाल हुआ तो मैंने ये जवाब देना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 5 स्टेप अप्रोच में और नेगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले जो है वो आप डिस्कस करें, कम्युनिकेशन क्लाइमेट सेट करें, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ आप उसके साथ बैठें। इससे क्या होगा कि एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और आपका भी और उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। सोशलेबल पर्सन होते हैं बहुत से लागे जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके अखलाक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप उनमें से हैं और ऐसा एनवायरनमेंट बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं तो एक टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर बन जाता है जो कि बहुत सूटेबल होता है निगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड ट्राई टू स्टेब्लिश सम रेपोर्ट विद अदर पार्टी। यानी कि आप वो देख लें कि किन के कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपने एग्रीमेंट बनाना है और कोशिश करें कि आप सामने वाले के साथ एक रेपो बना लें कि देखें आप बात कर सकते हैं कि हमने ये इशू सॉल्व तो करना है, अगर ये इशू सॉल्व नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नुकसान होगा और मुझे भी कुछ नुकसान होगा। तो हम दोनों नुकसान से इसी सूरत में बच सकते हैं अगर हम इस पे कुछ सेटलमेंट कर लें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सेकंड पार्टी के साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा और आपकी और उनकी इंटेंशन ये बन जाएगी कि हमने किसी ना किसी सोल्यूशन पे निकल के आना है, ना कि हमने इसको कॉन्फ्लिक्ट को मजीद ज़्यादा आगे बढ़ाना है। पर्पस आपका क्या होना चाहिए, जो इश्यूज़ हैं आपके उनकी डिटेल के साथ आप बता दें और आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपने इशू को रिजॉल्व करना है। अब इश्यूज़ जो है वो जो इश्यूज़ हैं उनको दूसरी पार्टी के साथ आपने लिंक करना है और फोकस करना है कि दूसरी पार्टी जो है उसका इंटरेस्ट हो जाए उस पोजीशन के अंदर। यानी कि आपने दूसरी पार्टी को, जैसे हमने ऊपर बात की, उनको इंटरेस्ट दिखाना है कि देखें ये मसले आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लिंक करने में कामयाब हो गए तो भी आपकी नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। डिटेल विद वन इशू एट अ टाइम। अब आप ऐसा ना करें कि एक खिचड़ी बना दें, एक इशू पे एक टाइम पे एक ही इशू पे बात करें, ना कि आप कोई और इशू लेकर आ रहे हैं, वो कोई और इशू लेकर आ रहे हैं, तो इसमें टाइम ज़ाया होगा, एक हीट डेवलप होगी और आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। समराइज द कंटेंट, आइडियाज एंड फीलिंग बीन कम्युनिकेटेड। तो जो आप बात कर रहे हैं उसको समराइज करते जाएं। यानी कि आप एक लिस्ट बना लें, फिर उन पॉइंट्स पे डिस्कस करें, फिर पॉइंट्स में जो है आप इंटरेस्ट डेवलप करें कि देखें इसमें आपका भी इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट है। उसके बाद एक इशू को एट अ टाइम डिस्कस करें, उसके बाद समराइज करते हैं कंटेंट को और आइडियाज और फीलिंग को कम्युनिकेट करें आप। निगोशिएटिंग द इशू। इशू को निगोशिएट किस तरीके से करना है आपने, स्टार्ट बाय आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट। आप सिंपल बात यहाँ से शुरू करेंगे, आप बताएं आप क्या चाहते हैं। आप खुद अपनी बात रखें नहीं, उनसे सिंपल पूछ लें कि आप क्या चाहते हैं, इससे एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। बट एक्सेप्ट दैट योर गर्ल में भी हैव टू बी मॉडिफाइड और कंप्रोमाइज। जब आप इस तरीके की सोल्यूशन बात करेंगे तो इस बात के लिए आप अपने जहनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आपके जो अपने गोल्स हैं वो मॉडिफाइड हो सकते हैं और उसमें आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। कम्युनिकेट योर इंटेंशन विद अदर पार्टी टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन दैट इज सेटिस्फैक्टरी टू फॉर बोथ। आपने ये मकसद लेके जाना है कि मेरे को ऐसे सोल्यूशन पे पहुंचना है हम दोनों को जो कि हम दोनों के लिए बेहतर हो। रिमेंबर द फ्रेज इफ देन। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इफ देन और दूसरे पोजीशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी कि आप जब आपसे कोई बात होती है कि वो आप ये बात कर सकते हैं कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा, अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा। इस तरीके से आप बात करते हैं ना, अगले बंदे को स्पीक करने दें, ताकि वो जब ज़्यादा बोलता है आपको अगर नुकसान नज़र आ रहा है तो आप गुस्सा ना करें कि भाई अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरा तो ये नुकसान हो जाएगा। तो आप ऐसी बात ना करें, आप बोलें कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर मेरी साइड से आप बताएं कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। इस तरीके से बात करें। तो ये इंग्लिश का फ्रेज़ है, इसको आप सिंपल ले लें कि अगर और फिर। आपने हर बार, अगर हम आपकी बात मान लेते हैं, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा, आप ये बता दें। तो इस तरीके से आप बात करेंगे, सामने वाले बंदे से ही अपने सॉल्यूशन लें। हालाँकि आपके पास ज़हन में होंगे, बाज़ दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट पे ऐसी सिचुएशन पे आप आएँगे नेगोशिएशन के अंदर कि आपको साफ नज़र आ रहा होगा मेरा नुकसान होगा। पहले सामने वाली पार्टी को बोलने दें कि वो क्या बोल रहे हैं। थ्रू आउट द डिस्कशन कीप समराइजिंग द पॉइंट टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, पर्टिकुलरली व्हेन कॉम्प्लेक्स इशू आर इन्वॉल्व। पूरी कन्वर्सेशन के दौरान आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आप जो है समराइज करते जाएं बातों को, ना कि एक बातों का पहाड़ बनता जाए और वो सारी चीज़ें जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। कन्फर्म वंस द एग्रीमेंट इज कंक्लूडेड, कन्फर्म दैट ईच पार्टी इज कमिटेड टू इट। जब आपका एक एग्रीमेंट बन जाए तो आप कोशिश करें कि कंफर्म हो जाए कि ईच पार्टी, दोनों पार्टी जो है उसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी उसके ऊपर कंफर्म ना हो, क्योंकि उस टाइम पे शायद आप एक दूसरे की बात मान जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन लंबी हो जाएगी, हीट ऑफ द मोमेंट में आप मान जाएंगे, लेकिन बाद में जाके बड़ा मसला होगा। तो आप कोशिश करें कि एग्रीमेंट जब आपका बन जाए तो दोनों पार्टियां उसके अंदर कमिटेड हो, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर दें। गुड निगोसिएशन स्ट्रेटेजीज इनेबल यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट बोथ पार्टीज विन। शुरू से लेके एंड तक जितना भी हमने निगोसिएशन के बारे में डिस्कस किया उसमें यह है कि भाई आप, अच्छी निगोसिएशन ये है कि जिसमें दोनों पार्टियां विन विन सिचुएशन में आ जाए। क्लियरली स्टेट दैट योर नीड्स एंड गोल आर निगोशिएटेड एंड लिसन टू दोज एक्सप्रेस बाय अदर पार्टी। आप
इस बात का बिल्कुल इत्मीनान कर लें, और अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये लिख लें कि आपकी जो गोल है और ये नेगोशिएशन है वो दूसरी पार्टी ने माने हैं, और दूसरी पार्टी के लिए भी यही सिचुएशन है, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन पे बात हुई है। विन विन सिचुएशन क्या होती है, विन लूज सिचुएशन क्या होती है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अलाउ ईच पार्टी टू एवेल्युएट द अदर्स नीड एंड गोल्स एंड एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। दोनों पार्टीज को आप ये इजाजत दें कि आप अपने भी गोल्स बताएं और अपने भी एरिया इंटरेस्ट के बताएं, और कॉमन इंटरेस्ट के जो एरिया हैं उनके बारे में पहले बात कर लें और उनको पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि वो आप दोनों का उसमें कॉमन इंटरेस्ट है, तो उस पर रिजल्ट में आप जल्दी से पहुंच जाएंगे और जल्दी से आपका इत्तेफाक हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से रिजोल्व हो जाएगा, और ये आपको हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स इशू को रिजोल्व करने में, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। पीपल हु निगोशिएट ऑनेस्टली ट्रीज वन अदर एज इक्वल, यानी कि जो लोग अच्छे और ईमानदारी से निगोशिएशन करते हैं वो एक दूसरे को बराबर देखते हैं। ऐसा नहीं होता, वो मीन नहीं हो जाते कि यार मैं अपना फायदा देख लूँ, सामने वाले का नुकसान होता है हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो दोनों को एक दूसरे को इक्वल देखते हैं। इसीलिए हमने अगर और फिर का फ्रेज हमें यहाँ पे दिखाई गई है कि अगर और फिर की टर्मिनोलॉजी को अगर आप लेके चलेंगे तो आप एक दूसरे को इत्तेफाक करवा पाएंगे और एक दूसरे के इश्यूज जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और किसी को नुकसान भी होगा। इन शॉर्ट विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एक और अप्रोच की बात हो रही है, जब हमने 5 स्टेप अप्रोच देख लिया, इसी तरीके से एक और अप्रोच है जिसको प्रिंसिपल्ड बार्गेनिंग कहते हैं। इसके 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इट शुड बी अ वाइस एग्रीमेंट, यानी कि एक अकलमंदी वाला एग्रीमेंट होता है। अगर कोई और देखे तो वो बोलेगा हाँ यार ये अच्छा एग्रीमेंट हुआ हुआ है। ऐसे नहीं कि एक पार्टी को नुकसान हो जाए दूसरी पार्टी, जैसे हमारे यहाँ कुछ सेल एग्रीमेंट होते हैं, दूसरे एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि ऐसा लिखा होता है, उसमें साफ नज़र आ रहा होता है कि खरीदार जो है वो बेचने वाले को ये नहीं देगा वो नहीं देगा, ऐसे नुकसान होता है तो हो जाए, उससे कोई मसला नहीं। इस तरीके की बातें जो हैं वो कर रहे होते हैं। इट शुड बी एफिशिएंट, जो आप सोल्यूशन एग्रीमेंट पे पहुंचे वो एफिशिएंट होना चाहिए। प्रिंसिपल बार्गेनिंग को आइए हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा ये देखें, मैंने पर्पल हाईलाइट कर दिया, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल बार्गेनिंग जो है वो किसने इन्वेंट की थी या किन्होंने डेवलप की थी, उनका नाम आ सकता है, किस ईयर में की थी वो डेवलप आया था। तो इसको ज़रा आप डिटेल में देख लीजिएगा और इसकी तैयारी लाजमी कर लीजिएगा। फिशर एंड ओरे 1991 डेवलप अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्रिंसिपल बार्निंग। फिशर और ओरे ने 1991 के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जिसको प्रिंसिपल बार्निंग कहते हैं। ये किस तरीके से काम करता है कि ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर जो है उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर प्रिंसिपल बार्निंग आप लगा सकते हैं जब ग्रुप बहुत ज़्यादा ग्रुप हो पीपल का और वो कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे हो। इट एक्नॉलेज दैट ऑस्ट्रेलियन एथिक ऑफ अ फेयर गो, एक ऑस्ट्रेलियन कहावत है उसके ऊपर ये चलता है कि फेयर गो के ऊपर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि हर किसी को जो है वो बराबरी के हकूक मिलने चाहिए या हर किसी के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। इन फिशर एंड ओरेस व्यू ईच निगोशिएशन एग्रीमेंट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। इनके मुताबिक ये 3 क्राइटेरिया जो है वो हर निगोशिएशन एग्रीमेंट के अंदर जो है वो फुलफिल होने चाहिए। उसमें पहला क्या, इट शुड बी वाइस एग्रीमेंट इज पॉसिबल, इट शुड बी एफिशिएंट, ये हम ऊपर दोनों पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या उनसा ऐड हुआ, इट शुड इंप्रूव और एटलीस्ट नॉट डैमेज रिलेशनशिप, यानी कि ये एक इंप्रूव्ड एग्रीमेंट होना चाहिए और इसके नतीजे में ऐसा ना हो कि उस टाइम पे आपका एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन सामने वाला बंदा जो है वो हमेशा के लिए आपसे चले गया और वो आइंदा कभी आपकी बात नहीं करेगा। उसने बोला चलो मजबूरी में मैं फंस गया हूँ, इस टाइम तो मैं निकलूँ, इस तरीके से नहीं, बल्कि खुशी खुशी सब जिनके दरमियान वो एग्रीमेंट हो रहा है ग्रुप ऑफ पीपल में सब खुशी खुशी उठे। द प्रिंसिपल निगोशिएशन मेथड टेक टाइम एनर्जी एंड कमिटमेंट। प्रिंसिपल निगोशिएशन मेथड में जो है इसमें टाइम लगता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है और कमिटमेंट भी लगता है। ये मेथड जो है वो 4 एलिमेंट्स में मुश्तमिल होता है। पहला क्या है, पीपल टू सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम, यानी कि पहले तो आप लोगों को निकाल दें प्रॉब्लम का। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को ही निकाल दें तो निगोशिएशन क्यों करेगा। लोगों का मतलब ये है कि लोगों की जो मैं होती है, अना होती है, ईगो होती है, उस चीज़ को आप इसमें से निकाल दें। इंटरेस्ट टू फोकस ऑन इंटरेस्ट रेदर देन द पोजीशन, आपका फोकस जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए रेदर देन के सामने जो बंदा बैठा है उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अप है तो आप उसका साथ देना शुरू कर दें। आपका इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए रेदर देन के सामने जो बंदा बैठा है उसकी कोई भी पोजीशन हो या कोई आप पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर रहे हैं और उसके अंदर आप जो है एक पोजीशन आपको दिख रही है और आप लालच में आके अपने इंटरेस्ट की खातिर जो है वो पूरी निगोसिएशन प्रोसेस को जो है वो सबोटाज कर दें। इस तरीके से भी आपने नहीं करना है। टू जनरेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज बिफोर चूजिंग वन, आपका कोशिश होनी चाहिए ग्रुप के अंदर कि आप अगर ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप जितने भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं उन सबको डिस्कस करें, ना कि सिर्फ एक दो पे हैं और आप उस पर अड़ जाएं। जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन सबको आपने डिस्कस करना है। टू इंश्योर द रिजल्ट दैट आर बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि ऐसे रिजल्ट निकल के आए जिससे कुछ ऑब्जेक्टिव फिलफुल हो रहे हो और वो स्टैंडर्ड जो है वो पूरे ग्रुप के लिए फायदेमंद हो। टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल निगोसिएशन मेथड यू नीड, प्रिंसिपल निगोसिएशन को मेथड को बिल्कुल नाफिज करने के लिए, इसकी कामयाबी के लिए क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। स्टेट योर केस क्लियरली एंड परसुएसिवली,
यानी कि आपका जो केस है उसको क्लियरली आप डिफाइन करें, उसमें कुछ हकाइक आप छुपाएं नहीं या घुमा फिरा के ना पेश करें, और परसुएसिवली, यानी कि परसुएसिव का मतलब होता है कि उसको आप रिक्वेस्ट की सूरत में पेश करें, ना कि एक ऑर्डर की सूरत में। ऑर्गेनाइज योर फैक्ट्स वेल, आपके जो फैक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके पेश करें। बी अवेयर ऑफ द टाइमिंग एंड स्पीड ऑफ टॉक्स, यानी कि आपको देखें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लोग कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, इंसान की जो फितरत होती है उसमें जल्दबाजी है, लोग कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी नतीजे पे पहुंचे, तो इस चीज़ों से आपने ध्यान में रखना है। एक्सिस अदर नीड्स प्रॉपरली, दूसरे जो पार्टी है उसकी नीड्स को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है, ना कि आपने अपनी नीड्स को देखना है। बी कमिटेड टू अ विन विन फिलोसफी, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि विन निगोशिएशन प्रोसेस के अंदर जितनी भी हमने फिलोसफी पढ़ी है, विन विन, विन लूज, लूज लूज, लूज विन, ये सारी, इसमें सबसे अच्छी जो है वो विन विन फिलोसफी है। तो आपने कोशिश करना है कि विन विन फिलोसफी के ऊपर आप जाएं, और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो पीछे विन लूज, विन विन, ये सारी फिलोसफियां हैं, लेकिन आपने विन विन को पढ़ लेना है और दूसरी को देख लेना है, यानी कि विन विन को आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये टॉपिक जो है बड़ा हॉट टॉपिक है और ये पेपर्स में आ सकता है। इनकेस ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है। हैव पेशेंस, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। समटाइम यू सेटल लेस देन योर गोल, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेटलमेंट आपके गोल से थोड़ा सा कम हो, यानी कि जो आपका गोल आपने सेट किया उस तक आप ना पहुंच पाए, थोड़ा पहले आपको सेटिस्फाई करना हो, तो वहां पे भी सेटिस्फाई हो जाए। हर दफा अपने आप को जीतने की पोजीशन में ना रखें, या इस चीज़ पे अना पे ना अड़ जाएं कि मैंने जीतना है, और जब भी आप जो है वो पूरे ग्रुप को रोक के रखें और निगोशिएशन प्रोसेस को आप बढ़ने ही ना दें आगे। अब अच्छा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिए हुए, एक बांटना और एक वाटना, इन दोनों के मतलब मैंने यहाँ पे दिए हुए रेड हाईलाइट कर दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। बांटना स्टैंड फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ निगोशिएशन एग्रीमेंट, यानी कि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसका जो मेन मतलब तो है वो सेम कि सबसे अच्छा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है निगोशिएशन एग्रीमेंट के अंदर, वो आप देने की कोशिश करें, यानी कि बांटना अप्रोच को अपनाएं। अब इसमें क्या, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, और जब आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 5 मार्क्स के लिए, तो आपने कोशिश करनी है कि ये अप्रोच या 3 मार्क्स में भी आता है तो ये दोनों अप्रोचेस का आप जिक्र करें। इससे क्या होता है, टीचर के अंदर एक फीलिंग जाती है कि हाँ, इस स्टूडेंट ने जो है रीड किया हुआ है, इसको कॉन्सेप्ट का पता है, और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। वाटना स्टैंड फॉर वर्स्ट अल्टरनेटिव टू अ निगोशिएशन एग्रीमेंट, यानी कि ये बेस्ट अल्टरनेटिव हो या वर्स्ट अल्टरनेटिव, बी फॉर बेस्ट और डब्ल्यू फॉर वर्स्ट। सिंपल, आप इस तरीके से ट्रिक्स लगा के आप याद किया करें, ऐसे आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा। If the other person has a legitimate power, or if you want the leadership to continue as it relationship is to continue as it is, you may have to settle for less than your preferred outcome. अब देखिए, एक पोजीशन ये भी हो सकती है निगोशिएशन प्रोसेस के अंदर, अगर आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं और सामने वाला बंदा जो है उसके पास एक लेजिटिमेट पावर है। लेजिटिमेट पावर से यहाँ मुराद ये है कि आप जानते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो मुझसे सुपीरियर पोजीशन पे है, तो फिर क्या होगा कि आप उसकी सुपीरियर पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अपने आउटकम से जो है वो पीछे हट जाएंगे, यानी कि आप बोलेंगे बस यार मेरे को कम भी मिल रहा है तो ठीक है, बस मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय निगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय निगोशिएशन इज डील विद द टीम और ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑलरेडी हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप एंड वांट टू सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय निगोशिएशन में ये होता है कि एक टीम जो होती है वो आ जाती है या वो आपके साथ होती है, वो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने की उसके पास स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज होती हैं, और जब वो 6 स्टेप अप्रोच जो है वो अपनाई जाती है, और उस इन केस के अंदर जो है वो टीम एक्सपर्ट होती है निगोशिएशन करने में, तो निगोशिएशन के रिजल्ट जो है वो अच्छे ही निकलते हैं, और रिजल्ट जो है वो विन विन की पोजीशन में आता है। निगोशिएशन मेथड कौन कौन से होते हैं? इन द निगोशिएशन प्रोसेस द पार्टीज इन्वॉल्व में चूज वन ऑफ 5 डिफरेंट निगोशिएशन मेथड, यानी कि कोई सा भी, ये जो 5 मेथड दिए हुए इनमें से कोई सा भी आप जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, कंप्रोमाइज़ है। कंप्रोमाइज़ का मतलब सिंपल ये होता है कि आप जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए जो है अब दूसरे बंदे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसमें दो सिचुएशन निकल के आती हैं, या तो विन विन होता है या विन लूज रिजल्ट निकल के आता है। कोलेबोरेशन ये होता है कि आप जो है वो दूसरे बंदे के साथ कोऑपरेट करते हैं और एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, और उसमें विन विन सोल्यूशन निकल के आती है। कंपटीशन के अंदर क्या होता है, कंपटीशन जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है, इफ इट कैन, कंपटीशन में एक बंदा जीतता है, एक बंदा हार जाता है, और जो बंदा हार जाता है उसके एक्सपेंस के ऊपर दूसरे बंदे की कामयाबी होती है। अकोमोडेशन क्या होता है, इसका सिंपल मतलब ये होता है, अकोमोडेशन मीन दैट ओनली वन पार्टी इज विलिंग टू oblige और अडेप्ट द मीड नो अदर, इट प्रोड्यूस अ विन लूज आउटकम। यानी कि अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि एक पार्टी को जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी, रिसोर्सेज मिल जाएंगी, दूसरी पार्टी को नहीं मिलेंगे, तो विन लूज आउटकम होता है। जैसे एक क्लास में दो बंदे फर्स्ट नहीं हो सकते, फर्स्ट पोजीशन जो है एक ही बंदे को अकोमोडेट की जाती है, तो एक बंदा जो फर्स्ट आ जाएगा और जो सेकंड आएगा वो फर्स्ट पोजीशन के लिए हार गया, तो विन लूज सिचुएशन होती है। विड्रॉल अवॉइडेंस, इस सिचुएशन में ये होता है कि एक बंदे के कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बिल्कुल अवॉइड कर रहा होता है कि भाई जो भी रिजल्ट निकल जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
Skill in conflict resolution and negotiation. In your organization, several negotiation style and strategies are likely to be demonstrated. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ तरीके और स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं निगोसिएशन के लिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए. उसमें सम अचीव एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज होते हैं, अदर जो है वो हिंडर निगोसिएशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है. सम सोल्यूशन में भी सिंपल एंड प्रैक्टिकल, अदर में भी कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, में इवन रिक्वायर्ड एटीट्यूड चेंज एंड कमिटमेंट फ्रॉम ईच पार्टी. यानी कि मुख्तलिफ किस्म की सोल्यूशन टेक्निक जो है निगोसिएशन टेक्निक और रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में अपनाई जाती है. Negotiation based on empathy for the other party establishes a climate where both parties can communicate easily. अगर आप निगोसिएशन करने जा रहे हैं और ये जो है वो एक एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी, अगर कि दोनों के लिए दोनों पार्टी हैं वो एक दूसरे के लिए एक अच्छा दिल रखती हैं और उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो इसमें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और उस इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है. बाय कंट्रास्ट कन्फ्रंटेशन क्या होता है? कन्फ्रंटेशन इज एन एग्री डिसएग्रीमेंट. यानी कि ये बंदा जो है वो इरिटेट हो रहे होते हैं एक दूसरे से. जैसे आपके पड़ोस में गाने बज रहे हो तो आप उसको इरिटेट कर रहे हो, तो आप उनके साथ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जाएंगे तो आपका एक माइंडसेट बना होगा, यार ये बंदा तो अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा तंग करता है. तो उसके ऐसे बंदे के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना बड़ा मसला हो जाता है. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो नहीं सकता, बल्कि डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं मोर. फोकस ऑन द प्रॉब्लम नॉट इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज. यानी कि आपने जो है वो हमेशा ये अप्रोच रखनी है कि आप मसले के ऊपर जाएं, ना कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के ऊपर जाएं. एक बंदे की आपको शक्ल पसंद नहीं है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, और निगोसिएशन में आए तो आप विन लूज पोजीशन पे ही जाएंगे, सामने वाला हारे मैं जीतूं, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. गुस्सा नहीं करना चाहिए. यूज और असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल, लिसन केयरफुली टू अदर पार्टी. यानी कि दूसरी पार्टी की बात ध्यान से सुने, असर्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स को इस्तेमाल करें और उसको देखते हुए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कोशिश करें. तो निगोसिएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म हो गया. अब जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के लिए, आप इसको लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा. व्हाट इज़ लिसनिंग. अब यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है कि लिसनिंग किसको कहते हैं या लिसनिंग किस तरीके से करते हैं. अब ये तो पता है हमें, लिसनिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है और ओरल स्टिमुलस यानी कि जो हमारी सुनने की हिस्से उसके जरिए होता है. लिसनिंग इज एन एक्टिव रेदर देन अ पैसिव प्रोसेस. लिसनिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है रेदर देन पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस वो होता है कि हाँ भाई किया, ध्यान से नहीं करते हम. एक्टिव रह के, यानी कि एक एक्टिव और एक्टिव लिसनर जो आपने सुना होगा, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, तो ये एक्टिव प्रोसेस है रेदर पैसिव प्रोसेस नहीं है. लिसनिंग सर्व टू इंपॉर्टेंट पर्पसेज इन प्रोसेस. यानी कि लिसनिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट पर्पस जो है वो ये फुलफिल करता है. पहला क्या, एज द सेंडर ऑफ द मैसेज लिसनिंग टू योर रिसीवर टेल यू हाउ द अदर पर्सन हैज़ इंटरप्रेटेड योर मैसेज. यानी कि आप जब एक्टिव लिसनिंग कर रहे होते हैं तो लिसनिंग का प्रोसेस आपको ये बताता है कि दूसरा बंदा जो है वो आपकी बात अच्छे तरीके से समझा या नहीं समझा. जब वो इंटरप्रेट करता है, आपके मैसेज का जवाब देता है, तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि वो आपका मैसेज सही तरीके से समझा भी है या नहीं समझा. एज द रिसीवर ऑफ अ मैसेज लिसनिंग टू द अदर पर्सन अलाउ यू टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग. सिंपल सी बात है, जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, जब आप मेरी बात सुनेंगे, ये लेक्चर सुनेंगे, जब भी तो आपको समझ में आएगा कि इस लेक्चर के अंदर क्या है. तो लिसनिंग के प्रोसेस के जरिए ये चीज़ें हो रही हैं कि मैं बोल रहा हूँ और आपको बात कुछ समझ में आ रही है, इसकी मीनिंग समझ में आ रही है. डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग. हेयरिंग और लिसनिंग के दरमियान क्या फ़र्क होता है? एक होता है सुनना, एक होता है एक्टिव लिसनिंग, कि आपको आवाज़ें आ रही हैं. अब जब आप सुन रहे हैं तो अक्सर औकात क्या होता है, पीछे से गाड़ी गुजरती है तो आपको शोर की आवाज़ आती है, या अक्सर बिल्कुल रोड के साथ ही यहाँ पर जो है मेरी विंडो जो है वो रोड की तरफ खुलती है, तो आपको अक्सर आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो आपका फोकस थोड़ी देर के लिए उन पे जाता है, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो मेरी वॉइस पे होता है. तो ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं वो हेयरिंग हो जाती हैं आपकी, और जो मेरी आप बातें सुन रही हैं ये आपकी लिसनिंग हो जाएगी. हेयरिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. हेयरिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है. द एयर रिसीव स्टिमुलस और सेंसेशन एंड ट्रांसमिट देम इनटू ब्रेन. यानी कि हेयरिंग एक फिजिकल प्रोसेस है. आप जो बातें सुनते हैं वो बातें जो है वो आपके दिमाग की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं, और दिमाग एंड देन उनको इंटरप्रेट करता है. लिसनिंग रेफर टू द इंटरप्रेटिव प्रोसेस दैट टेक प्लेस व्हेन वी हेयर समथिंग, व्हेन वी लिसन टू और क्लासीफाई एंड लेवल इन्फॉर्मेशन. जब क्या होता है, जब आप हेयरिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें जाती हैं. जैसे मेरे पीछे से गाड़ी गुजरने की आवाज़ आती है तो आप गाड़ी की आवाज़ पे इतना ध्यान नहीं देते, हालांकि थोड़ी देर के लिए वो आपको डिस्टर्ब ज़रूर करती है, लेकिन आपकी जो मेन लिसनिंग होती है वो मेरी आवाज़ के ऊपर होती है, और उस पर आप मीनिंग निकाल रहे होते हैं और उसको क्लासीफाई और लेबल कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को. लिसनिंग का मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए? Listening serves a number of important purpose. It enable the listener to check on the accuracy of understanding what the speaker said. आप जो है इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि स्पीकर किस बारे में बात कर रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है कि आप बहुत तेज़ी के साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. अ वैरायटी ऑफ लिसनिंग स्किल कैन बी लर्न डेवलप विद प्रैक्टिस. द फॉलोइंग स्किल्स आर वर्थ प्रैक्टिसिंग. यानी कि आपके लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई बात हो कि लिसनिंग भी एक स्किल होती है, ये भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको लिसनिंग की. अब इसमें कौन कौन से 5 जो हैं वो स्किल्स होती हैं, जिसमें दिखाया गया अटेंडिंग लिसनिंग होनी चाहिए, इंकरेजिंग लिसनिंग होनी चाहिए, पॉज आना चाहिए, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग आनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए. अटेंडिंग लिसनिंग क्या होती है कि आप जो है वो फिजिकल अटेंशन दे रहे होते हैं, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखते हैं, पोस्चर आपका उनकी तरफ ध्यान होता है और आप इसको सुन रहे होते हैं. इंकरेजिंग लिसनिंग क्या होती है कि इसमें आप जो है वो
स्पीकर को मोटिवेट कर रहे होते हैं। आप जो है क्या कर रहे होते हैं, देखें हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे डिटेल है। इट इनवाइट स्पीकर टू say more without pursuing them to disclose their feeling or thought in it is their choice. Spoken responses let speaker know you are listening and encourage them to talk. यानी कि आप जो है वो उनकी तरफ पूरा ध्यान दे रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स उनके लिए अच्छा दिखा रहे होते हैं, आप हाँ हूँ इस तरीके से कर रहे होते हैं, आप जो है आप आई कांटेक्ट अच्छा मिला रहे होते हैं, आप जो है वो एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। जैसे कोई उन्होंने कोई गम की बात की है तो आप थोड़ा गमज़दा चेहरा बना रहे होते हैं, हंसने की बात की हो तो आप स्माइल पास कर रहे होते हैं, आप इनकरेज कर रहे होते हैं सामने वाले बंदे को कि वो मजीद बात करे। पॉज बीच में ला रहे होते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना। जब आप बात कर रहे हैं किसी से या किसी से सुन रहे हैं तो आप फौरन से जवाब ना दें, थोड़ा सा पॉज हो जाएं या उनसे एक छोटा सा सवाल पूछ लें, अच्छा तो फिर क्या हुआ, जी, क्यों, कैसे, इस तरीके की चीज़ें थोड़े से साइलेंस के बाद। जो 5 Ws होते हैं, 5 Ws यानी कि 5 Ys का आप जो है वो जवाब लेते हैं उनसे। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, रिलेट द स्पीकर फीलिंग एंड कंटेंट इट शो दैट अदर पर्सन यू अंडरस्टैंड। यानी कि आप रिफ्लेक्टिव लिसनिंग दिखाएं कि आपको जो सामने वाला बात कर रहा है वो बात आपको समझ में आ रही है। एन एक्टिव लिसनर हैज एम्पैथी विद द स्पीकर दैट शो दैट यू अंडरस्टैंड द इशू फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक्टिव लिसनर जो होता है वो सामने स्पीकर को ये फील करवाता है कि आप जो बातें हो रही हैं वो समझ रहे हैं, ना कि आप सिर्फ उनकी बात को समझ रहे हैं बल्कि उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं आप। फॉल्ट इन लिसनिंग, फॉल्ट क्या क्या होते हैं कि आप जो है वो फ़ौरन से क्या करते हैं कि एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप जो है वो उनको बीच में टोक देते हैं, हम जो है उनकी बातें समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, जल्दी जल्दी हमें इंटरेस्ट नहीं होता उनकी बात में, तो ये सारे फॉल्ट को कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग के अंदर। अब यहाँ पे एक रिसर्च शो की गई है, एन एवरेज पर्सन रिमेंबर हाफ ऑफ द information what is said during 10 minute conversation and forget half of within 48 hours। यानी कि अगर मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ और आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो 10 मिनट की कन्वर जो हमारा ये लेक्चर है आपको 10 मिनट तक याद रहेगा और उसके बाद जो है वो हाफ भूल जाएंगे, और अगर आप 48 आवर्स तक इसको रिपीट नहीं करेंगे तो आप पूरा ही भूल जाएंगे। स्टडीज एग्रीड दैट लिसनिंग एफिशिएंसी इज नो बेटर देन 28 to 30%। यानी कि जो स्टडीज हैं वो एग्री करती हैं कि आप जो है अगर कोई लेक्चर ले रहे हैं तो आप, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि हमें तो याद ही नहीं रहता, हम तो भूल जाते हैं। तो देखें आपने 28 to 30% कॉन्टेंट जो है इस लेक्चर का आपको वो याद रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आप इसको 48 घंटे गुजरने से पहले पहले अगर दोबारा सुन लेंगे तो फिर 28 से 30% मजीद याद हो जाएगा। जैसे 30% आपने पहली दफ़ा ग्रेस्प कर लिया, 30% आपने बाद में ग्रेस्प कर लिया, तो 60% हो गया। तो 60% जो है वो B+ ग्रेड में आता है, तो आपकी CGPA भी ऐसी ही बनेगी। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, जिस लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वो अच्छी बातें याद रख लेते हैं। जैसे ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्टिव लिसनिंग, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रह जाएंगी। प्रीजुडाइज, ऑल ऑफ अस have personal opinion, attitude or belief about certain thing when we listen to the speaker who is contrary to our idea we cannot maintain attention। यानी कि हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। इस लेक्चर के अंदर बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो कि बिल्कुल आम सी बातें, आम रूटीन की बातें मैं करता हूँ, तो हो सकता है और वो जो बुक्स में लिखी हुई होती है, जैसे हम मैं एग्जांपल्स देता हूँ कुछ आपको, तो हो सकता है वो एग्जांपल्स आपको अच्छी ना लगती हो, आपका ओपिनियन आपके जहन में उससे भी अच्छी एग्जांपल हो, तो आप अपना अटेंशन जो है वो मेरी तरफ मेंटेन नहीं रख सकें। डिस्ट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा पीछे से पंखे की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है या बच्चों की चीखने की आवाज़ आ रही है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉर्न की आवाज़ आ रही है, उस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमेंटिक बैरियर कौन से होते हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड, मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दूँ, इवेल्यूएशन और बाइसनेस, और मैं ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करूँ, डिफिकल्ट वोकेबलरी यूज़ करूँ, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, सेमेंटिक बैरियर आ जाएंगे। ये सेमेंटिक बैरियर कहलाते हैं कि वो फीलिंग, वो एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू करते हैं जो आपको समझ में ना आए। तो ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और सेमेंटिक बैरियर का किरदार अदा करते हैं, और इसमें लिसनिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा खराब होता है। प्री श्रिंकिंग क्या होता है, द एवरेज थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज अप टू 800 वर्ड्स पर मिनट वाइल द एवरेज स्पीकर अटर 80 to 160 वर्ड पर मिनट। यानी कि एक बंदे की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो 800 वर्ड एक मिनट के अंदर सोच सकता है। देखिए अल्लाह पाक ने कितनी अच्छी सलाहियत दी है, हमें अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। 800 वर्ड पर मिनट के अंदर हम थिंकिंग कर सकते हैं, वाइल द एवरेज स्पीकर अटर्स 80 to 160 वर्ड पर मिनट। और जो एवरेज स्पीकर है, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो एक मिनट के अंदर मैं 80 to 160 वर्ड्स ही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। पीपल विल फिल गैप बाय प्रीमेच्योर एवेल्यूएशन व्हाट दे आर लिसनिंग टू। अब देखें जो थिंकिंग कैपेसिटी है एक मिनट में वो बहुत ज़्यादा है और बोलने की कैपेसिटी वो बहुत कम है। अब एक मिनट के अंदर आप 800 वर्ड जो है वो थिंक कर सकते हैं, दिमाग में जो है अपने सोच सकते हैं, और 160 वर्ड मिनट आपको मिल रहे हैं, अब 800 एवेल्यूएट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आपकी जो सलाहियत है इसको आप इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि आप सेट ट्यून इस पे हुए में आपकी आदत सी बनी, तो आप प्री मेच्योर एवेल्यूएशन कर देते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम पहले से नतीजा निकाल लेते हैं,
इसमें एक बुक है स्टीवन कवी की, 7 हैबिट्स ऑफ एन हाईली इफेक्टिव पीपल। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको पढ़ लें। अगर पढ़ नहीं सकते पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते तो आप यूट्यूब पर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऊपर एक समरी देख लें। उसकी समरी देख लें, उसमें एक उसमें 7 हैबिट्स बताई गई हैं लोगों की। तो उसमें एक हैबिट है, फर्स्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले सामने वाले को समझें और फिर उसको समझाने की कोशिश करें। जब आप पूरी बात सुनेंगे जब भी आप सामने वाले की बात समझ सकेंगे एंड देन आप उसको समझा सकेंगे। हम क्या करते हैं, सामने वाला अभी बोल ही रहा होता है और हम बिल्कुल फन्ने खान हो जाते हैं, अरे ये तो मुझे बहुत अच्छा आता है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होती हैं और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपने ये लिसनिंग की आदत अपना ली। अब उसमें और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो कि लैग कर रही होती हैं, जैसे हम बोर हो रहे हैं, सामने वाले की बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, सामने वाले की शक्ल पसंद नहीं है, या हमें अर्ली कंक्लूजन भेजने की, यानी कि हम पहले से नतीजा निकालने की आदत है। लिसनर ओपिनियन दैट स्पीकर लैक क्रेडिबिलिटी वेज टू इंप्रूव लिसनिंग। लिसनर का ओपिनियन ये है कि आप ये समझते हैं सामने वाला बंदा जो बोल रहा है यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो आप जब ऐसा ओपिनियन बना लेंगे सामने वाले के बारे में तो आप उसकी बात यकीनन नहीं सुनेंगे। उसके बाद है बी प्रिपेयर्ड। अब कुछ स्टेप्स बताए गए जिसके जरिए आप अपनी लिसनिंग जो है इंप्रूव कर सकते हैं। पहले क्या है, बी प्रिपेयर्ड बाय नोइंग द स्पीकर एंड द टॉपिक बिफोर हेड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपको पता है कि पहले से टॉपिक कौन सा डिस्कस होने वाला है, तो आप पहले से उस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर कर लें थोड़ा सा। जैसे आप ये लेक्चर लेने आए तो पहले से आप इस लेक्चर को पढ़ लें तो आपको कितना फायदा हो जाएगा। आप ये 30 to 60% ग्रैप करेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप एक दफ़ा में 100% ग्रैप कर लेंगे, क्योंकि आप जब पूरा रीड करके आएंगे तो आपका एक माइंड बन जाएगा, आपके अंदर 30% इन्फॉर्मेशन तो पहले से स्टोर्ड होगी। जब आप मजीद उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपकी मजीद अच्छी तैयारी हो जाएगी। शो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं सामने वाले को। लिसन टू लर्न नॉट टू रिफ्यूट, कि सुन समझने के लिए सुने ना कि जवाब देने के लिए सुने। अगर आप ये जैसे लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लें, जैसे स्टिकी नोट्स पे गए, यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें और इसको सेव कर लें। इस तरीके से भी आप जो है ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। ये लेक्चर देखें 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 पेजेस का ये लेक्चर था। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस लेक्चर को कवर करूँ, फिर भी 30 to 31 मिनट कंज्यूम हो गए। अगर आपकी कोई सवाल है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनल टर्म्स आने वाले हैं और पिछली दफ़ा का जो रिजल्ट आया है उससे जो है वो बहुत अच्छी तैयारी करने की कोशिश करें ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। क्योंकि आप अगर 90% की तैयारी करेंगे, अगर पिछली की तरह स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई तो आप 60 पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फाइल जब अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे तो उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और सब्सक्राइबर को फ्री ऑफ कॉस्ट वो फाइल मिल भी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के